नमस्कार। छत्तीसगढ़ से मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार से ताल्लुक़ रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, देश में जो कुछ भी घट रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर रोज कोई ना कोई शख्स सुबह सुबह व्हाट्सएप पर घंटी बजाता है और चिल्लाता है कि यदि चैन से सोना है तो हिंदुओं जाग जाओ। कोई शख्स देश से मुसलमानों को खदेड़ देने का आह्वान करता है तो कहीं संविधान को बदलने की बात होती है। देखिए, कितना खौफनाक समय है कि जिन लोगों ने ताजिंदगी घर, परिवार और मंगलसूत्र का महत्व नहीं समझा, अब हमें वही लोग मंगलसूत्र पर व्याख्यान दे रहे हैं और हमें यह सब कुछ सुनने के लिए मजबूर भी होना पड़ रहा है। कहीं यह बताया जा रहा है कि कोई एक पार्टी है जो हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दे रही, तो पता चल रहा है कि एक ऐसी भी पार्टी है जिसकी वजह से गली मोहल्ले के लाउड स्पीकर पर गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं तो हम उनको लाएंगे। दोस्तों, समरसता पर यकीन रखने वाली इस देश की सबसे बड़ी आबादी को धर्म और आस्था के मसले से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आबादी के सामने दुविधा यह है कि उसके जीवन से जुड़े हुए सारे जरूरी और अहम मसलों को दरकिनार किया जा रहा है। कम से कम 2024 के इस लोकसभा चुनाव में तो यही देखने को मिल रहा है। सारे जरूरी मसले एक सिरे से गायब कर दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। धर्म की आड़ में नफरत के कारोबार से परेशान जनता रोजी रोटी, रोजगार, भूख, गरीबी, बीमारी और लाचारी के मुद्दे पर भी जगह जगह सवाल खड़े कर रही है। धर्म, आस्था, साधु संत, भूत भभूत और परंपरा के घालमेल के बीच जनता क्या तय करेगी, इसका पता तो 4 जून को चलेगा, जब परिणाम सामने आएगा। लेकिन इन सारी बातों के बीच मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी चर्चा आप सबसे कर लेता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तो कहा ही जाता है, लेकिन इस प्रदेश की गिनती माओवादियों के एक गढ़ के रूप में भी होती है, इसलिए इसे नक्सल गढ़ भी कहा जाता है। क्योंकि इस प्रदेश की गिनती हिंदी पट्टी वाले प्रदेश के रूप में भी होती है, सो यह माना जाता है कि देश के बड़े हिंदी पट्टी वाले इलाकों में जो कुछ भी घटता है उसका असर यहाँ पर भी दिखाई देता है। मसलन हिंदी पट्टी में यदि कोई शख्स पूरे शरीर पर गोबर लीप कर कोरोना जैसी बीमारी को दूर भगाने का दावा करता है, तो छत्तीसगढ़ में भी गोबर से बीमारी को ठीक करने का दावा करने वाले लोग या उसकी कथा कहानी हमें देखने सुनने को मिल जाती है। छत्तीसगढ़ के हर शहर में हाल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। किसी पोस्टर में वे राम मंदिर के सामने तिलक लगाकर खड़े हैं, तो कहीं आस्था का सम्मान करने की बात कही जा रही है, तो किसी पोस्टर में चंद्रयान को बड़ी उपलब्धि के तौर पर रेखांकित किया गया है। देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी मोदी के पोस्टरों में उनके अपने महत्वपूर्ण काम के जरिए वोट मांगने की बात नदारत है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। फिलहाल प्रथम चरण में यहाँ एकमात्र सीट बस्तर में चुनाव हो चुका है। यहाँ 3 चरणों में मतदान होना है, तो दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और उसके बाद फिर सीधे 7 मई को। बहरहाल 26 अप्रैल को सूबे की राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीट पर मतदान होना है और ये तीनों सीटें बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरह से तीनों सीटों को हॉट सीट माना जा सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा राजनांदगांव सीट का तापमान समझ लेते हैं। राजनांदगांव की सीट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और भूपेश बघेल का मुकाबला भाजपा के संतोष पांडे से है, जिसे संघ की पहली पसंद माना जाता है। राजनांदगांव सीट एक ऐसी सीट रही है जहां पर भाजपा ने कभी भी लोकसभा चुनाव में दूसरी बार अपने किसी भी प्रत्याशी को रिपीट नहीं किया। भाजपा इस सीट पर हर बार नया प्रत्याशी उतारती रही है, लेकिन इस बार परंपरा टूटी है। संतोष पांडे को भाजपा ने दोबारा मौका दिया। दोस्तों, ये सच है कि राजनांदगांव कभी कांग्रेस का पूरी तरह से गढ़ हुआ करता था, लेकिन यह गढ़ भाजपा का गढ़ कैसे बन गया, इसके कई कारण बताए जाते हैं। सच तो यह है कि देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी संघ ने
मतदाताओं को अपने रंग में रंगने के लिए सालों साल तक कवायद की है, मशक्कत की है। इस वजह से अब यह भाजपा का गढ़ बन चुका है। बहरहाल भाजपा और संघ के इस गढ़ को ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दांव लगाया है। जो लोग भी छत्तीसगढ़ी खान पान, बोली बानी और पहनावे के अलावा छत्तीसगढ़ की मिट्टी और उसकी अस्मिता की बारीकी को जानते समझते हैं, वे जानते हैं कि भूपेश बघेल होने के मायने क्या हैं। भूपेश बघेल खेती किसानी करने वाले नेता हैं, सो इस पूरे चुनाव में उन्होंने खेती किसानी से जुड़े मसले को ही बेहद दमदार तरीके से उठाया है। उन्होंने किसान मतदाताओं को यह समझाया कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे राज्य की विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो राशन कार्ड से गरीबों का नाम काट रही है। उनकी सरकार में प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन अब मामला 5 किलो चावल पर आकर अटक गया है। जबकि दूसरी ओर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं संतोष पांडे, उन्होंने जगह जगह मोदी की गारंटी का प्रचार किया है और यह बताया है कि तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना क्यों जरूरी है। भाजपा प्रत्याशी के बारे में यह भी बात विख्यात है कि वो खूब अच्छा भजन कीर्तन करते हैं, सो जिस मंदिर में भी वे जाते हैं वहाँ उन्होंने मंजीरा जरूर बजाया है। वैसे कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल भी कम धार्मिक नहीं है। भूपेश बघेल भी हर मंदिर में मत्था टेकते रहे हैं। जब वे सूबे के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने भाजपा से गाय, गोबर और राम मंदिर का मुद्दा छीन लिया था। सो भाजपा कभी भी उन्हें अधार्मिक घोषित नहीं कर पाई है। वैसे जातिगत समीकरण के लिहाज से राजनांदगांव लोकसभा सीट को थोड़ा देखें तो पाते हैं कि सभी सीटों पर पिछड़े वर्ग की बहुलता है। इलाके के डोंगरगढ़ और खुज्जी क्षेत्र में साहू समाज के लोगों की अधिकता देखने को मिलती है, तो राजनांदगांव के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में भी साहुओं का दबदबा दिखाई देता है। वैसे माना जाता है कि जो छत्तीसगढ़ का कुर्मी समाज है वह कांग्रेस के साथ रहता है और जो साहू समाज है वह भाजपा का साथ देता है। राजनीतिक प्रेक्षक भी मानते हैं कि जो साहू मतदाता होते हैं वे अपनी दमदार राजनीतिक भागीदारी के लिहाज से रोटी को अल्टी पल्टी करते रहते हैं। यदि साहू समाज ने कांग्रेस का साथ दिया तो यकीन मानिए कि भाजपा का यह किला ध्वस्त हो सकता है। वैसे इलाके में इस बार केंद्र की मोदी सरकार को लेकर महिला मतदाताओं के भीतर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का कहना है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। गैस का सिलेंडर आधे दाम पर भी नहीं मिल रहा है। सूबे की साय सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया था। 2 महीने तक तो दिया गया और अब ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रचार चल रहा है कि मोदी को जिताओगे तभी 1000 रुपये मिलेगा, अन्यथा नहीं। कांग्रेस ने हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने का प्रचार प्रसार तो खूब किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कितना असर होगा यह देखना अभी बाकी है। राजनांदगांव लोकसभा सीट में कवर्धा, पंडरिया, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी, मानपुर, मोहला सहित कुल 8 विधानसभा आते हैं। इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 यानी राजनांदगांव, कवर्धा और पंडरिया में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, जबकि शेष जो 5 सीट है वहां कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि विधानसभा में जिन 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है वहां तो वोट बरकरार रहेगा ही, शेष 3 सीटों पर भी अप्रत्याशित वोट हासिल कर लिया जाएगा। 4 जून को यह देखना दिलचस्प हो सकता है कि जनता पिछड़े वर्ग के दमदार नेता भूपेश बघेल का चुनाव करती है या फिर सामान्य वर्ग के संतोष पांडे को सर आंखों पर बिठाती है। राजनांदगांव लोकसभा सीट की तरह छत्तीसगढ़ की महासमुंद लोकसभा सीट भी हॉट सीट बन गई है। महासमुंद सीट भी कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से भाजपा ने इसे अपना गढ़ बना लिया है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू और भाजपा की प्रत्याशी रूप कुमार चौधरी के बीच ही है। महासमुंद लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां से सर्वाधिक 7 बार कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल ने चुनाव जीता है। इस सीट पर
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी 2 बार चुनाव लड़ा था। एक बार उन्होंने विद्याचरण शुक्ल को हराया, तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंदूलाल साहू से वे पराजित हो गए। बताते हैं कि जोगी इसलिए चुनाव हार गए थे क्योंकि तब इलाके में 10-11 प्रत्याशी ऐसे थे जिनका नाम चंदूलाल साहू था। लोगों ने यह माना कि सारे चंदूलाल साहुओं को जोगी ने ही पैसे देकर चुनाव समर में उतारा है। लोगों की सहानुभूति भाजपा वाले असली चंदूलाल साहू के साथ चली गई और जोगी को शिकस्त खानी पड़ी। खैर, महासमुंद लोकसभा एक ऐसी सीट है जहां पर स्थानीयता और जाति का मुद्दा हमेशा से हावी रहा है। पिछले 3 चुनाव से यहाँ पर जो एक ट्रेंड देखने को मिलता है वो यह है कि भाजपा के प्रत्याशियों को जनता यहाँ इसलिए भी जिताती रही है क्योंकि यहाँ से साहू समाज के दमदार प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता रहा है। इस बार भाजपा ने अघरिया समाज से ताल्लुक रखने वाली बसना की पूर्व विधायक और रमन सिंह के शासनकाल में संसदीय सचिव रही रूप कुमार चौधरी को मौका दिया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रत्याशी हालांकि पिछड़े वर्ग से हैं। यहाँ भाजपा को भरोसा है कि उसके प्रत्याशी को अघरिया समाज के लोगों का वोट तो मिलेगा ही और उस साहू समाज का भी वोट मिलेगा जो भाजपा का परंपरागत वोट है। यानी साहू समाज के लोग जो परंपरागत वोटर माने जाते हैं उसका लाभ भी मिलेगा। महासमुंद सीट पर भाजपा प्रत्याशी को मजबूती देने के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के धमतरी इलाके में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। भाजपा को इस बात का भरोसा है कि मोदी की सभा का बड़ा असर होगा और लोग रूप कुमारी चौधरी को वोट देने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। लेकिन मोदी की सभा के बाद कांग्रेसियों ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। कांग्रेसी पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं और गांव-गांव में छोटी छोटी बैठकों के जरिए यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी सरकार को तीसरी बार चुनना यानी आफत को आमंत्रण देना है। छत्तीसगढ़ की इस सीट पर एक कहावत बड़ी मशहूर है और खूब सुनी जा रही है कि चाय कितनी भी कड़क हो, तीसरी बार उबालकर पीने से जहर हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस सीट पर साहू समाज के मतदाता काफी गहरा असर डालते हैं। यही एक वजह है कि कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशी बनाया है जो साहू समाज में अपनी दमदार पकड़ रखते हैं। हालांकि ताम्रध्वज साहू जो हैं वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग इलाके के रहने वाले हैं। बावजूद इसके यह माना जा रहा है कि उन्होंने साहू समाज के लोगों को ठीक ठाक ढंग से साध लिया है। इलाके में भाजपा के कई बड़े नेता साहू समाज से ही हैं, लेकिन जैसी खबरें छनकर आ रही है उस पर भरोसा करें तो साहू समाज के दिग्गज नेता जिन्हें टिकट नहीं मिली थी वे नाराज होकर घर बैठ गए हैं और रूप कुमारी चौधरी के लिए ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि भाजपा की रूप कुमारी चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से इस बात की शिकायत की है कि उन्हें साहू समाज के नामचीन नेताओं का ठीक ठाक सहयोग नहीं मिल रहा है, जबकि ताम्रध्वज साहू की दमदार उपस्थिति की वजह से कांग्रेस इस सीट को पूरी तरह से अपनी सीट मानकर चल रही है। बहरहाल 4 जून को क्या होगा यह अभी साफ नहीं है, लेकिन कड़ी टक्कर के बावजूद यह माना जा रहा है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बस्तर की एक सीट यानी बस्तर में 19 अप्रैल को चुनाव हो गया है, लेकिन धूर माओवाद प्रभावित कांकेर में चुनाव होना बाकी है। कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान होगा। वैसे भाजपा अपनी जीत हार को लेकर जिस सीट पर थोड़ा सा भी असहज है तो वह सीट है कांकेर। यहाँ भाजपा ने पूर्व विधायक भोजराज नाग को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनके बारे में यह विख्यात है कि उन पर देवी देवता चढ़ जाते हैं। आदिवासी इलाकों में बैगा गुनिया और देवी देवताओं का अलग ही महत्व होता है, सो भोजराज नाग को ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों का समर्थन मिल रहा है और ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन उसके मुकाबले जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बीरेश ठाकुर, उन्हें और अधिक इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि वे पिछले कई सालों से सक्रिय हैं। बीरेश ठाकुर ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपनी भागीदारी दर्ज की थी, चुनाव लड़ा था और तब उन्हें 5-6 हज़ार वोटों से ही हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस को उम्मीद है कि 5-6 हज़ार वोटों का जो अंतर है वह आसानी से बराबर कर लिया जाएगा। कांकेर सीट
पूरी तरह से आदिवासी बहुल सीट है। अच्छी बात यह है कि इस सीट पर आदिवासी मुद्दे ही हावी हैं। यहाँ के आदिवासियों को इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि धारा 370 के हट जाने से क्या हुआ, क्या होने वाला है, राम मंदिर के बन जाने से जीवन में किस तरह का परिवर्तन आ जाएगा। आदिवासी जल जंगल जमीन के मुद्दे को ही महत्वपूर्ण मानते हैं और उसी के लिए जीते भी हैं। यहाँ गारंटी वारंटी से ज़्यादा एक दूसरे के सुख दुख का साथी होना ज़्यादा काम आता है और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बीरेश ठाकुर पिछला चुनाव हारने के बाद भी इलाके में सक्रिय रहे हैं, सो ईवीएम में उनके नाम के सामने बटन दब सकता है। तो दोस्तों, यह था 3 सीटों के बारे में एक विश्लेषण जैसा कुछ। छत्तीसगढ़ की जो शेष बची हुई सीटें हैं उनके बारे में भी हम जल्द ही चर्चा करेंगे और फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी।